आज हम लोग बात कर रहे हैं सुपर 50 के बारे में। ये 50 टॉपिक हैं जो आपको आराम से 50 नंबर दिला देंगे आउट ऑफ 70। ये पूरा का पूरा अगर आप रट लेते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दोबारा 2 तरीके से 3 तरीके से घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। क्या क्या है, हम चैप्टर वाइज चलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 में अगर आपसे पहला कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो पहला आपके पास ये आ सकता है। पहला टॉपिक आपके पास क्या आएगा, यहां दिखाता हूं। ये हो गया आपके पास फर्स्ट टॉपिक, सुपर 50 का पहला टॉपिक। सोचो बताओ क्या हो सकता है। ये हो सकता है बहुत सिंपल, ये है, यस आप लोग समझ गए कि आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम लोगों ने 2 डेरिवेशन आपको कराया था, एक एक्सियल पॉइंट का और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट का। याद होगा उम्मीद है कि सबको, ठीक है। ये दोनों आपको क्या करने होंगे, अच्छे से याद कर जाने होंगे। पहला टॉपिक ये आपके पास क्लियर हो गया। चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक चैप्टर 1 से आपको क्या जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। चैप्टर 2 में जब आप चैप्टर 1 में जब आप आएंगे तो आपको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, वो है गॉस लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या होगा आपके पास, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। सबसे पहले ये है सेकंड टॉपिक जो आपको हर हालत में याद कर लेने हैं, ठीक। सबसे पहला है स्टेट गॉस थ्योरम। स्टेटमेंट बोर्ड एग्जाम में 100% गॉस थ्योरम का आता है, ठीक है। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट 100% एग्जाम में आता है। स्टेट गॉस थ्योरम एंड अप्लाई इट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, प्लेन शीट, और एक और चीज में हम लोग जोड़ लिया जाए 4 पॉइंट स्फेरिकल शेल। 4 पॉइंट जोड़ लिया जाए स्फेरिकल शेल, ठीक है। ये आपको याद कर लेने हैं, किसी भी हालात में एकदम कंफर्म आने का चांस रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ जो बोर्ड एग्जाम में आपके पास चैप्टर 1 से आने वाला है, ठीक है। वो आएगा आपके पास एक टॉर्क के लिए, ठीक है। मैं हेडिंग लिखता हूं उसका। हेडिंग है आपके पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट आपके पास हो जाएगा, इसको थर्ड कर लेते हैं। थर्ड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला बीना साइन थीटा जो आपके पास था, सबको याद होगा, है ना। उसके लिए एक्सप्रेशन आपको डिराइव करने हैं, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट, उम्मीद है कि सबको याद हो गया होगा। तीनों टॉपिक मतलब ये तो आपको याद रहना ही चाहिए एकदम, किसी भी हालात, है ना। उसके बाद हम बात कर लें तो इसमें एक छोटे मोटे आपके पास आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन पूछ ले, या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट पूछ ले, डायमेंशन पूछ ले, ठीक है। ये आता है छोटा छोटा क्वेश्चंस में। बड़े क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा और अगर चैप्टर नंबर 1 में आगे बढ़ा जाए तो शायद मैंने गॉस थ्योरम लगा ही लिया, टॉर्क हो ही गया। एक और अगर हम बात कर ले वर्क डन वाला फॉर्मूला, जिसपे हम लोगों ने कल क्वेश्चन भी किया था, वो भी आपके पास आने का 100% चांस है। फोर्थ अगर मैं बात करूं, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास इस चैप्टर का, वो ये है। फोर्थ क्या है बच्चों आपके पास इस साल के लिए जो फोर्थ टॉपिक इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 से, किसी भी हालत में आपको याद कर जाना है, वो है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। शायद आपके पास फॉर्मूला आया था, U इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 वाला डेरिवेशन, ठीक है। इसको आप पढ़ जाइएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर 1 का। एनी हाउ आपको याद रहना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक। इनमें से 4 में से एक तो आपको कंफर्म मिलेगा, या हो सकता है 4 में से 2 मिल जाए,
मिलेगा कंफर्म। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 की तरफ तो फिफ्थ हमारा जो टॉपिक होगा सुपर 50 का, वो होगा फिफ्थ टॉपिक, ये है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ये हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा। ठीक है, फिफ्थ टॉपिक मेरे पास क्या होगा, ये एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ये हमारा चैप्टर 2 का है ना। चैप्टर 2 में ये पॉइंट आपको मिलेगा, दिखेगा आपको। ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर होने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए चैप्टर 2 में चलते हैं। हमारे पास जो 6th नंबर की इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 2 से, वो है, ये है 6th पॉइंट मेरे पास, एक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मैंने बताया था दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स थे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में किस तरह से बिहेव करेंगे और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करेंगे। आप यूट्यूब पे मेरा जो वीडियो है आप उसमें भी देख सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। मेरे आपके पास प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्या, टेक्निकल फिजिक्स गुरु ऐप, उस पर भी आपको सारा का सारा वीडियो दिखाई देगा। जिनके पास वीडियो नहीं बच्चों, इस पर डाउनलोड कर लीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए होगा। नेक्स्ट ये है चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर 2 से 7th टॉपिक आपके पास है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 7th। ठीक है, डिराइव, दो बार क्यों लिख रहे हो भाई 7, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको एक्सप्रेशन डिराइव करने हैं। ठीक है, ये है आपके पास 7th। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 8 की तरफ बढ़ते हैं, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 8 वाला, तो है ना। 8 वाला आपके पास पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी में एंड करके आप एक और स्टेटमेंट जोड़ लीजिएगा, एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपके पास 8 क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, जो इस चैप्टर से आने का पूरे तरीके से संभावना रखता है। इसके बाद थोड़ा सा और आ जाए, 9th की अगर हम बात करें, टॉपिक नंबर 9 है ना, 8 हो गया, अब मैं 9th बात करता हूं। 9th में आपको क्या मिलेगा बच्चों, आप लोग सोच के बताइए क्या हो सकता है 9th में। 9th में होगा आपके पास डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस व्हेन 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल पे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, या इसके छोटे मोटे डेरिवेशंस भी आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास हो गया टॉपिक नंबर 9। आगे बढ़ते हैं 10th की तरफ। 10th वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट 10th, कंफर्म इस पे क्वेश्चन मिलेगा। ये है 10th। ठीक है बच्चों, क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन देम। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर इंसर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो आपको डिराइव करना होगा। इस सारा का सारा मैंने कराया हुआ है, इसको आपको पढ़ लेने अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके पास 10th। वीडियो सबको क्लियर है बच्चों, वीडियो वाले बच्चों। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद 10th के बाद हम 11th टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और 11th पॉइंट लिख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है जो हमारा 11th इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है
डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लीजिएगा इस फील्ड की जगह, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये भी मैंने शायद आपको कराया है और बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देख लेना है 11th पॉइंट के तौर पे। ठीक, तो 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको मिल गए हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। इसके अंदर छोटे छोटे डेफिनेशंस वगैरह देख लीजिएगा। डेफिनेशंस में क्या होगा, जैसे एक आता था डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया चैप्टर नंबर 2 तक का। अब मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 3। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में मतलब हमारे पास होगा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में सबसे ज्यादा रिपीट किया गया है, यह है टॉपिक नंबर 12। टॉपिक नंबर 12 ये सबसे ज्यादा रिपीट किया गया है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भी आपके पास इस नाम से भी इसको जाना जाता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर, ये 100% ये आता है, 110% करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पूछा जाता है। उम्मीद है कि सबको पता भी होगा, सब लगभग लगा भी लिए होंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 से हम लोग बात करते हैं। एक और रिलेशन आपसे पूछा जाता है, वो है रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। 13 पॉइंट आपके पास जो हो जाएगा, 13 पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिराइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। 14th पॉइंट हो गया चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 का 14 पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। 14 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 14 क्या कहता है, ये भी आपको एक रिलेशन डिराइव करना है, रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम। ये बहुत छोटे छोटे हैं सब, लेकिन बड़े दमदार हैं। ये तीनों रिलेशन साथ में मैंने लिख दिया कि आपको आइडिया लग जाए। ये है 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं बच्चों। ठीक है, ठीक, 14 तक आपके पास हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, 15 पॉइंट बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 से ही आगे हम लोग बात कर लेते हैं, किरचॉफ्स लॉ की कहानी बात कर लेते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, और इसी के आधार पे व्हीटस्टोन ब्रिज डिराइव करने के लिए आएगा 15वें पॉइंट। 15 पॉइंट में आपके पास आएगा डिराइव करने के लिए, स्टेट किरचॉफ्स लॉ एंड अप्लाई इट टू डिराइव व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, वही P बाई Q इक्वल टू R बाई S। ठीक है बच्चों, वीडियो हॉलो क्लियर हो रहा है सबको। 16 टॉपिक हमारे पास बच्चों कुछ इस प्रकार से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 16 ये होगा आपके पास, combination of cell in series as well as in parallel। ठीक है, combination of cell in series as well as in parallel। सेल का सीरीज में कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो आपके पास क्वेश्चन आएगा, और पैरेलल में भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक, एंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड their internal resistance। ठीक है बच्चों, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस। सीरीज में अगर 5 सेल हैं तो उनका नेट ईएमएफ कितना होगा, ठीक है, और
नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत 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 बार आए हुए हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल एंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया 16। अब इसमें आपके पास एक मिलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, 17th क्या मिलेगा आपको पास, इंटरनल रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, किस किस फैक्टर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो फैक्टर भी आपको बताना है। क्लियर हो रहा है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों इसमें मीटर ब्रिज वगैरह का कहानी तो नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी में कहीं जिक्र नहीं है। तो मीटर ब्रिज वगैरह और पोटेंशियोमीटर इसको आप लोग नहीं देखिएगा। ठीक है, इसमें बस वो देखिएगा P/Q इक्वल टू R/S, 100% चांस है उसका आने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 18 क्या कह रहा है? ठीक है, इनका मैं कलर चेंज कर देता हूं, चैप्टर 4 का एक अलग ही कलर कर देता हूं, सारा का सारा येलो रहेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में अगर मैं बढ़ूं तो मुझे पहले दिखाई देगा चैप्टर नंबर 14 में डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर 4 में 18 आपके पास ये पॉइंट है। 18 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सब लोग इसको लगा लेंगे, लगाए भी हम लोग। 19 चलते हैं। 19 ये भी है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। यहां थोड़ा सा मैं सुधार लेता हूं, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, एक सर्कुलर लूप वाला हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव कराया था, ये कंफर्म हुआ आएगा। सर्कुलर लूप वाला मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए जरूर मिलेगा आपके पास। ठीक है, इसका मैं कलर कर लेता हूं येलो। ठीक, 19 के बाद 20 चलते हैं। 20 एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का भी हमने कराया था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, है ना। तो अगला होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। आगे लिख लेते हैं इसके एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 20 है। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 20 के बाद 21 की तरफ। इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके पास दिखेगा, टॉर्क हो ही गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर का हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कराया था। F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 L बाई R। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 21 नंबर से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और उसमें डिफाइन करने के लिए भी आता है कि 1 एम्पियर क्या है, इसको डिफाइन करिए। तो अगला हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं, अगला हेडिंग हो जाएगा हमारे पास डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरिंग कांस्टेंट करंट एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए भी आएगा। दो पैरेलल के बीच में जो आपके पास फोर्स लग रहा होगा उसके लिए एक्सप्रेशन निकालने के लिए भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन भी आया और साथ में न्यूमेरिकल्स भी इस पे आपके पास मिलेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और आप तो जानते हैं कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है, एक डिवाइस है जो कि कंफर्म आना है इस चैप्टर से। इसके बारे में आप लोग तो बहुत वाकिफ हैं। उसका नाम है एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो अगला होगा डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की पूरी कहानी, और साथ में एक कन्वर्जन भी मैंने बताया था कि कैसे आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 23rd नंबर का हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया चैप्टर नंबर 4 भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर। ठीक है, बायोट सेवरेट लॉ कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बायोट सेवरेट लॉ का बस फॉर्मूला याद रखो या वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, या स्टेटमेंट बताओ बायोट सेवरेट लॉ क्या क्या। ठीक है, बहुत, क्योंकि बायोट सेवरेट लॉ का एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे दो एप्लीकेशन दे दिया। ठीक है, एक ये देखो सर्कुलर लूप वाला और एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर। अच्छा, इसमें एक और स्टेटमेंट आपके पास आता है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्टेटमेंट में बायोट सेवरेट लॉ, चलो यहीं पे लिख देते हैं, 24 पॉइंट में ही उसको लिख देते हैं। 24 पॉइंट में मैं लिख देता हूं, चलो, स्टेटमेंट ऑफ बायोट सेवरेट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। स्टेटमेंट ऑफ बायोट सेवरेट, SA VA RPS, बायोट सेवरेट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। इसका स्टेटमेंट भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आते हैं। चलिए, ये हो गया चैप्टर नंबर 4 तक। अब चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 का कलर पूरा अलग कर लेते हैं हम लोग। इसका पूरा कलर हम लोग कर लिया जाएगा ग्रीन ग्रीन, कि समझ में आ जाए कि कौन चैप्टर कौन सा है। ठीक है, चैप्टर 5 की बात करते हैं। चैप्टर 5 में जब आप आएंगे तो बहुत इजी आपके पास टॉपिक वहां से आएगा। पहला तो चैप्टर 5 का आपके पास आएगा, ये होगा टॉपिक नंबर 25। ये आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, ये आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस आएगा। उम्मीद है कि ये तो सब लोग कर लेंगे। ठीक है, ये तो बहुत इजी है और आपको सबको याद होगा लगभग। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद आप लोग पढ़े हैं कि बार मैग्नेट एज अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड वाला। ठीक है, बार मैग्नेट एज अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड। चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। हेडिंग लिख लेते हैं, बार मैग्नेट एज अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड। यहीं पे लिख लेते हैं, 26 वाला आपके पास है, बार मैग्नेट एज अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड। बार मैग्नेट एज अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड के लिए एक्सप्रेशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसमें छोटे छोटे टर्म्स होंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे टर्म्स जो होंगे इसको देख लीजिएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नैया NIA। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। फिर चलते हैं हम लोग नए चैप्टर की तरफ। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर दिखाई देगा उसका नाम होगा, इस चैप्टर के बाद हमारे पास एक चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या होगा बच्चों, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सुपर 50 चैप्टर 6। चैप्टर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 6 में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है टॉपिक, टॉपिक नंबर 27,
जो 27 बोर्ड में आपके पास आने का चांस है वो क्या हो सकता है जानते हैं आप लोग? एक सरप्राइज है। सरप्राइज में ये आएगा आपके पास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोग जानते भी हैं, वो है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ जो हमने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से, याद होगा उसका डेरिवेशन। ठीक है, BLV और 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा वाला, दोनों में से कोई आने का चांस है। 27 के बाद अगर हम लोग 28 चला जाए, चैप्टर नंबर 6 में 28 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सुपर 50 का 28वां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन, और साथ में सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये 28वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर 50 का। चलिए 29th देखते हैं। 29th जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुपर 50 का वो कौन सा है आपके पास, जो आने का चांस है 29th, वो है एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। उसके बाद हम बात कर लेंगे, इसमें आपके पास एक और चांस बनेगा। जो 29th आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेंज लॉ एंड ये LENZ, ठीक है, एपोस्ट्रोफी S, लेंजेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आने का संभावना है, कंफर्म आएगा, आने का संभावना नहीं, लेंज लॉ पे एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है, याद रखिएगा लेंज लॉ का स्टेटमेंट, लेंज लॉ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये आने का संभावना आपके पास पूरे तरीके से है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो इसमें आपको एक मिलेगा, वो है जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोग जानते भी है, उसको बोला जाता है क्या, एक डिवाइस भी है, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, बताइए जल्दी से, ऊपर दिख रहा होगा, AC जनरेटर। ठीक है, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ। ठीक है बच्चों, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ AC जनरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट है AC जनरेटर, इसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, इसकी बेसिक न्यूमेरिकल्स भी आएगा। ठीक है, ये कंफर्म आएगा, डिवाइस है, डिवाइस तो आना लगभग तय होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 30वां टॉपिक, 30 टॉपिक। आ जाते हैं अब हम लोग चैप्टर नंबर नेक्स्ट की तरफ। जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट है वो आपके पास क्या है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में आपके पास थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 31st टॉपिक है, ऑल्टरनेटिंग करंट में आएगा एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए, डिराइव, ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट। इन रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, कॉमा कर लेते हैं हम लोग, यहां पर कॉमा दे देते हैं, इंडक्टिव सर्किट, इसको भी कैपिटल लेटर में कर लेते हैं, इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, इसका करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए, कैपेसिटिव सर्किट। ठीक, आ जाते हैं इसमें, इन तीनों में से किसी एक का करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करने कंफर्म आता है। ठीक है, याद रखिएगा 32 की बात करते हैं। इसमें एवरेज पावर तीनों में से कोई आ सकता है, सीरीज LCR सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, कोई भी आ सकता है। ठीक है,
तो अगला जो हेडिंग होगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर फॉर रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट एंड सीरीज एलसीआर सर्किट। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर फॉर रेजिस्टिव सर्किट को हम कर लेते हैं, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट एंड सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, ये कंफर्म आएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज्यादा फोकस करिएगा आप लोग, एक एवरेज पावर पे। ठीक है, ये 32 33 की तरफ चलते हैं, तो आपको क्या मिलेगा इसमें से, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इंपीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट का एक्सप्रेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, ये आपको डिराइव करना होगा, एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। ये है 33वां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 33 के बाद 34 में आ जाते हैं हम लोग। 34 में जो आपके पास मिलेगा वो मिलेगा ट्रांसफॉर्मर एंड एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस। 34 आपके पास जो टॉपिक है, वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पूरी ट्रांसफॉर्मर की कहानी, ये भी एक डिवाइस है। डिवाइस कंफर्म मैंने बताया ना, 15 से 20 नंबर के आसपास आपको लगभग डिवाइस दिख जाएंगे एग्जाम में। आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर का लगभग डिवाइस दिख जाएगा। तो ये हो गया हम लोग एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, किसमें, ईएम वेव के अंदर। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ईएम वेव का कलर कर लेता हूं थोड़ा सा ब्राइट चटक कलर। ठीक है, ये है आपके पास 35 इसमें एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सब कुछ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या आपके पास आएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा सोर्स, क्वामा, वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज एंड यूजेस। ठीक है, ये है सिर्फ एक ही टॉपिक इसमें दिख रहा है आपके पास, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और उसके लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, और बाकी ये तो हमने आपको याद कराया था बहुत सिंपल तरीके से, उम्मीद है कि सबको याद होगा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, ये है चैप्टर नंबर 8 की कहानी। अब हम चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ, मतलब अब हमारा टॉपिक नंबर 36, टॉपिक नंबर 36। इसका मैं कलर चेंज कर लूं क्या, इसका मैं कलर कर लेता हूं ग्रीन। ठीक है, टॉपिक नंबर 36, चैप्टर नंबर कौन सा आपके पास आ जाएगा, 9, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या क्या आपके पास आने का संभावना है। इसमें सबसे पहला आएगा वो है मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन। ठीक है, मिरर फॉर्मूला तो बहुत आता है चांद से आने के लिए, मिरर एंड लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन, मिरर एंड लेंस फॉर्मूला वेशन। ठीक है,
36 के बाद 37 की बात करें, लेंस मेकर फॉर्मूला 100% आएगा। 37, इसका भी कलर ग्रीन रहना चाहिए, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला डेरिवेशन, लेंस मेकर हो गया। इसके बाद इसी में आप लिख लीजिएगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। क्योंकि ये आपको आएगा तभी आपको लेंस मेकर फॉर्मूला भी डिराइव करने आएगा, है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। 38 आ जाते हैं, टॉपिक नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो 38वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये भी आपके पास ग्रीन कलर में ही रहेगा। 38वां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या होगा जानते हैं आप लोग, वो होगा प्रिज्म का डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यहीं से मैं इसको डायरेक्ट बुला लेता हूं, डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म, वही डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिंग द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपके पास, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेता हूं, ये चीज इमरजेंस रिफ्लेक्शन लाइव, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोल सकते हैं, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स फॉर मिनिमम डेविएशन। मतलब प्रिज्म का जो भी डेरिवेशन था वो पूरा का पूरा आपको याद करके कर लेना है, ठीक है। और इसमें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें आएगा एक और टॉपिक है 39, ये बहुत ज्यादा नंबर देने वाला है ना। 17 नंबर देता है, 17 नंबर में सबसे ज्यादा नंबर यही देता है। TIR पढ़ा ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर आपके पास एक छोटा सा कहानी था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबको पता होगा, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला हमने डिराइव कराया था ना क्रिटिकल एंगल वाला, वो क्वेश्चंस क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल 40 चलते हैं, शायद आपको पता है। 40वां तो कंफर्म आना है, क्या है जानते हैं आप लोग, वह है मैग्निफिकेशन। ध्यान से सुनो बच्चों, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एट LDDV, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर लिख लेते हैं, मैग्नीफाइंग ऐसे लिख लेते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एट LDDV एंड ऑल्सो न्यूटोनियन एंड कास्गेरियन टाइप टेलीस्कोप, कास्गेरियन, दोनों में से कोई एक, CASS गायरियन, कास्गेरियन टाइप टेलीस्कोप, जिसको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। तो
तो ये हो जाएगा आपके पास चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 कलर करते हैं चेंज, वो है 41 टॉपिक है जो आपके पास 41वां, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल और वेव थ्योरी। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए जरूर आएगा, प्रूफ फॉर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस, HUY। ठीक है, H कैपिटल हो जाएगा, UYGENS, हाइजेंस प्रिंसिपल और वेव थ्योरी, ये कंफर्म आएगा। ठीक है, एकदम तय है कि ये तो आना ही आना है एक, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 42 चला जाए तो मिलेगा आपके पास 42 में बात कर लेते हैं हम लोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन पे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा, स्लिट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यंग्स डबल स्लिट पे न्यूमेरिकल्स मिलेगा। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूं न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, न्यूमेरिकल मिलेगा एंड कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है वो आपको बताना। ठीक है, मैंने लिखवाया है कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, बस वही लिख देना है क्या क्या कंडीशन है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है बच्चों, वो चैप्टर का नाम है डुअल नेचर। डुअल नेचर में आप क्या पढ़ेंगे जल्दी से बताइए आप लोग। सबसे पहला तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर, उसका जो हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ाया था है ना, तो वो लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने जो कितने ऑब्जर्वेशन बताया था, 4 ऑब्जर्वेशन, याद है ना, 4 ऑब्जर्वेशन पढ़ जाएंगे। कितने ऑब्जर्वेशन बताया था, 4, ब्रैकेट में लिखते हैं 4 ऑब्जर्वेशन। फोर ऑब्जर्वेशन बताया था, उसको आप पढ़ जाइएगा। ये एक कंफर्म आता है, ये 100% आएगा, श्योर एंड शॉर्ट 100%। ऑब्जर्वेशन फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी में बात कर लेते हैं एक और चीज, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताया था हमने, ये देख लीजिएगा क्या होता है, एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन शायद मैंने कराया था, उसमें दिखाया था, बहुत सारे क्वेश्चन वेवलेंथ पे आया था ना, ये एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, 43 44 आते हैं हम लोग टॉपिक। 44 जो मिलेगा किस चैप्टर से मिलेगा बच्चों आपके पास, न्यूक्लियर, सॉरी एटम्स। एटम से क्या मिलेगा बच्चों, जल्दी आप लोग बता दो तो देखिए तो कौन कौन अच्छा बता देता है। एटम से क्या मिलेगा, बहुत सिंपल सिंपल। पहला क्या मिलेगा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेलोसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। टोटल एनर्जी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ऐसे। चलो ये हो गया। इसके बाद 44वें में आपको क्या मिलेगा बच्चों, जल्दी से बताओ। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया। इस पे एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, ये हो गया 44वां में, इतना आपको याद रख लेना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास कुछ लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये था ना, इनका वेवलेंथ रेंज, ये भी पूछा जाता है आपके पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 45 बात कर लिया हम लोग। 45 ये भी ग्रीन कर देते हैं हम लोग। वो मिलेगा आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शियन सीरीज, पी1 एंड ब्रैकेट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइमन, स्पेलिंग बहुत गंदा लिख रहा है भाई, LYMAN सीरीज, कॉमा बाल्मर को वालमार्ट लिखा हुआ है, बहुत गंदा आदमी है। बाल्मर BALMER, बाल्मर सीरीज। दूसरा, तीसरा क्या हो गया आपके पास, लाइमन बाल्मर पार्शियन PAS, पार्शियन सीरीज। फिर हो गया ब्रैकेट BRA, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमा करके, ब्रैकेट सीरीज एंड पी फंड। उसका मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। ये हो गया टॉपिक नंबर 45। अब बात कर लेते हैं 46 की तरफ। चैप्टर आ जाएंगे हम लोग किधर, जल्दी से आप लोग बताइए, चैप्टर किधर आ जाएंगे, सेमीकंडक्टर की तरफ आ गया ना। सेमीकंडक्टर से पहले भी हम लोग न्यूक्लियाई की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियाई में आपके पास जो 46 मिलेगा वो है आपके पास मिलेगा एक टॉपिक मिलेगा साइज ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियाई। साइज ऑफ न्यूक्लियाई हो गया, अच्छा बात नहीं। इसके बाद हो जाएगा आपके पास साइज ऑफ न्यूक्लियाई के बाद हो गया, इसके अंदर मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, ठीक है, ये देख लीजिएगा इसमें। और साथ में न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस एंड फाइंड इट्स क्यू वैल्यू, याद है ना। क्यू वैल्यू, क्यू एनर्जी हम लोग निकाल लेते ना, वो कैसे निकालते हैं वो भी आपके पास एग्जामिनेशन में आता है। ये हो गया 46। अब हम बात कर लेते हैं 47 की तरफ। 47 ये है मेरे पास चैप्टर नंबर, कौन सा हो जाएगा बच्चों, आप लोग बता सकते हैं क्या। चैप्टर नंबर हो जाएगा सेमी कंडक्टर। सबसे पहला, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम।
ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ये तो 3 नंबर का क्वेश्चन लगभग आता है, 3 नंबर 2 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, 47 के बाद 48 चलते हैं। 48 का जो टॉपिक है आप लोग जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। ठीक है, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग क्या होता है बताया था हमने, सबको याद होगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफर्म आता है। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है। 49 चलते हैं। ये आपके पास ये एक और डिवाइस आ गया, आप लोग समझ गए होंगे कौन सा होगा, बताइए आप लोग 49 कौन सा होगा, सब लोग जानते होंगे। वो है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, एवरीथिंग। बड़ा बदमाश टाइप का आदमी है, एवरीथिंग भी लिख देता है। ठीक है, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसका सब कुछ सबको याद होगा। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं जोड़ देना चाहिए था, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एंड, यहीं पे लिख देना चाहिए था, एंड पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस भी आप लोग बताइएगा, है ना। पी टाइप के अंदर क्या होता है और एन टाइप का सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 50वां टॉपिक, उम्मीद कर सकते हैं कि क्या होगा आप लोग जानते भी हैं सभी के सभी बच्चे, वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ क्या क्या होगा, एलईडी कॉमा सोलर सेल, वेरी गुड, एंड फोटो डायोड, फोटो डायोड विद ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के साथ। तो ये हो गया बच्चों मेरे पास सुपर सुपर 50 क्वेश्चंस। फिर से एक बहुत तेजी से हम आपको एक रिवाइज कर देते हैं कि क्या पढ़ना है। अगर ये पढ़ लिया तो 70 नंबर में आपके पास 50 प्लस रहेंगे आप, अगर ये पूरा इतना याद रहा तो, आराम से टेंशन फ्री होकर के। ठीक है, ये पहला एक, जैसा कि मैंने बताया था, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। फिर गॉस लॉ क्या होता है, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस किसके लिए निकालना था, लाइन चार्ज, प्लेन शीट, स्फेरिकल शेल। ठीक है, और फिर उसके बाद था टॉर्क आपको निकालना था, सब कुछ हमने कल बताया था, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप लाइन बाय लाइन तैयार करते चले जाइए, जो तैयार हो जाता है उसको आप टिक लगाते जाइए कि मेरा ये टॉपिक तैयार होगा। और इसी का एक क्या करिए कि आप लोग एक रफ कॉपी बनाइए, इसी को पूरा एकदम बढ़िया से लिखते जाइए। लिखते जाइए मतलब ये नहीं देख देख के नहीं, एक बार आप तैयार कर लीजिए पूरे चैप्टर को, चैप्टर 1, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक था इनको अपने से सॉल्व करते जाइए एक कॉपी के अंदर सुपर 50। और एग्जामिनेशन टाइम में बस आप उसको पलट करके चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन का बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस आपको सबके सब लगाने हैं, उनको नहीं छोड़ने। ठीक है, क्योंकि वो लगाएंगे तो देखेंगे इसी क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये वीडियो हम अपलोड कर दे रहे हैं, अभी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। ये पीडीएफ भी उस वीडियो के लिंक में होगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, स्टे होम एंड स्टे सेफ, मिलते हैं। और 70 नंबर का टारगेट बनाते हैं, 70 खींचने का। 70 में एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि 60 प्लस जाए, 60 से नीचे ना आए। 70 में 70 आ जाए तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन 60 प्लस जाए का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए स्टे होम बच्चों, स्टे सेफ, मिलते हैं हम लोग।